हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अच्छा, पहला चीज ये हो गया कि जब भी हमको इमेज का पोजीशन निकालना है रिलेटिव टू द बाउंड्री ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एट अ प्लेन बाउंड्री, तो उस केस में b इक्वल्स टू n2/1 इंटू यू लिखेंगे। और अगर हमको निकालना है शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द एक्चुअल पोजीशन, तो हम लोग यूज करते सकते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू d01 माइनस n2/1, जहाँ पे d0 का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ u, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन रिलेटिव टू द बाउंड्री। अब कभी भी अगर हमको एपरेंट पोजीशन निकालना है या एपरेंट डेप्थ निकालना है तो दैट कैन बी रिटन एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल डेप्थ, उसमें से हम माइनस कर देंगे शिफ्ट को। तो उस केस में शिफ्ट अगर प्लस आता है तो हमारा एक्चुअल पोजीशन माइनस ऑफ दैट वैल्यू होगा, माइनस अगर आएगा तो अपने आप वो प्लस में हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग जब भी क्वेश्चन होगा इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन बाउंड्री, तो हम इन फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में ये दे रखा है हम लोगों को कि एक वेसल है जिसके बॉटम पे हमारा कॉइन रखा हुआ है, वेसल में वाटर फिल्ड है अप टू 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे। अब यहां से कहा है कि जो एक इलेक्ट्रिक लैंप को कितने दूरी पर रखा है बाउंड्री से, सो दैट इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन बाउंड्री। किसका इमेज का बात करेंगे? इलेक्ट्रिक लैंप का। तो इमेज ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट अ बाउंड्री कोइंसाइड्स विद इमेज ऑफ कॉइन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री। तो पहले हम इलेक्ट्रिक लैंप का अगर बात करते हैं तो ये हमारा प्लेन बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन का बात करेंगे। रिफ्लेक्शन का बात किया इसका मतलब कि प्लेन बाउंड्री बिहेव करेगा एज अ प्लेन मिरर। और सबसे पहले हम यहां से अगर रे निकालते हैं तो हमको पता है कि जो मिरर की तरफ बिहेव करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ई डैश से पी तक के डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख लिया हमने ई डैश, ये डिस्टेंस हो गया हमारा h, और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इमेज से निकलता हुआ नजर आएगा, तो इसके हिसाब से हम बनाएंगे ये रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला चीज हम लोग यहां से लिख सकते हैं इमेज ऑफ E ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री। तो रिफ्लेक्शन की वजह से बात किया तो हो गया हमारा पीई डैश इक्वल्स टू पी, तो यहां से हो गया पीई डैश इक्वल्स टू पीई दैट इज इक्वल्स टू एच। अब बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन की वजह से क्वाइन का जो इमेज का बात करेंगे, तो क्वाइन से पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो हम लोग लेंगे 4/3, और ये हो गया हमारा नियरली 1 क्योंकि एयर का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्मल। अब रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज का बात करेंगे तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ई डैश और इसका इमेज जो सी डैश है वो कोइंसाइड करेगा, मतलब सी डैश का पोजीशन हम यही शो करेंगे। इसका मतलब ट्रांसमिटेड सी डैश से जो है निकलता हुआ नजर आएगा, तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड है और इमेज सी डैश फॉर्म किया यहाँ पे, और ई डैश और सी डैश कोइंसाइड कर रहा है। इसके लिए इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग बात करेंगे इमेज ऑफ सी ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री। अब रिफ्रैक्शन की वजह से एट प्लेन बाउंड्री के लिए हम या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं ये। अगर निकालेंगे तो हमको पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू क्या मिलेगा? बाउंड्री। अगर हम ये निकालेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सी से डिस्टेंस मिलेगा हमको। तो अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो हम लोग लिख लेंगे v इक्वल्स टू n2/n1 इंटू यू। अब यहां से बात हुआ कि जो n1 का मतलब बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसके लिए देखें तो इंसिडेंट रे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, तो n1 की जगह पे हो गया 4/3, और ट्रांसमिटेड रे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा 1, तो n2 की जगह पे हो गया हमारा 1। तो v इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू
ये हो गया 1, ये हो गया 4/3। u का बात करेंगे तो हमारा बाउंड्री से इसका डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, तो हम u के जगह पे यहाँ पे लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर, और इससे हमारा आ जाएगा v इक्वल्स टू नथिंग बट 30 सेंटीमीटर। v 30 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि बाउंड्री से एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, और बताया था कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन बाउंड्री की वजह से इमेज फॉर्म करता है, इमेज विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द बाउंड्री एज द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे बाउंड्री के लाई करेगा, उसके हिसाब से मतलब p से नीचे की तरफ होगा कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब पी सी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सो दिस गिव्स अस पी सी डैश इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से सी डैश और ई डैश कंसाइड कर रहा है, मतलब पी डैश और पी सी डैश का वैल्यू सेम होगा, तो एज वी कैन राइट दैट ई डैश एंड C dash coincides, so we can write that P E dash equal to P C dash. This implies P dash का वैल्यू h हो गया, P C dash का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, मतलब h का वैल्यू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अगर हम लोग डिस्कशन के तौर पे जाना चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग position of C dash using formula V equals to N2 by N1 into U, if you want to use delta S, तो डेल्टा S अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जो है इस फॉर्मूले को यूज करते हैं यहाँ पे। तो फॉर डिस्कशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा S इक्वल्स टू हमारे पास है D नॉट 1 माइनस N2 बाय N1। D नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द बाउंड्री, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर। 1 माइनस N2 के जगह पे हो गया 1, N1 के जगह पे हो गया 4/3, ये 3/4 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा ओवरऑल इसका वैल्यू। इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, और डेल्टा एस का वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि जो C से चूंकि प्लस में आया है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द बाउंड्री ऊपर की तरफ है, मतलब C से जो C डैश का पोजीशन होगा, मतलब जो शिफ्ट होगा इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम C डैश बोलते हैं, वो कितने का हो गया 10 सेंटीमीटर का। तो इस डायग्राम से हम यहां पे शो कर सकते हैं कि डेल्टा S का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम एपरेंट डेप्थ का बात करेंगे तो एपरेंट डेप्थ हो गया एक्चुअल डेप्थ 40 सेंटीमीटर माइनस डेल्टा एस कितना हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर, तो कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि एक्चुअल पोजीशन जिसको हम लोग ले रहे हैं, तो पी सी डैश इक्वल्स टू, ये पी सी डैश हो गया एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ का बात करेंगे तो हो गया पीसी माइनस डेल्टा एस। सो पीसी डैश का वैल्यू हो गया हमारा, पीसी की जगह पे 40 सेंटीमीटर रख दिया, डेल्टा एस की जगह पे 10 सेंटीमीटर रख दिया, मतलब हो गया 30 सेंटीमीटर। तो अगर हमको पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम v इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू यू करके निकाल लें, तो ये फॉर्मूला हमको देगा पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द बाउंड्री, और दूसरा वे हम कर सकते हैं कि पहले शिफ्ट निकाल लेते हैं, शिफ्ट का वैल्यू डेल्टा एस जो निकालेंगे दैट विल गिव अस पोजीशन ऑफ इमेज रिलेटिव टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसके एक बार डेल्टा एस निकल गया तो हम लोग जो है एपरेंट पोजीशन निकालने के लिए एक्चुअल पोजीशन में माइनस कर देंगे डेल्टा एस के वैल्यू को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। 41 को जो है प्रॉपरली समझना। क्वेश्चन के अंदर जो दे रखे हैं हम लोगों को वो ये दे रखा है कि जो कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, तो ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। द बॉटम ऑफ द पॉट इज अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर, ये बॉटम द पॉट हो गया, इसके अंदर वाटर हमारा हुआ है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हम लोगों को म्यू, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली हो गया 1। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि जो F is a small fish and B is a bird, तो स्मॉल फिश यहाँ पे हो गया इनसाइड द वाटर, यहाँ पे बर्ड हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बी। तो बर्ड के टोटल नंबर ऑफ इमेजेस का बात करें, मतलब किसके इमेजेस को हम लेकर के चलेंगे, बर्ड के, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, बर्ड। मतलब जो भी रे अब हम लोग यहां से निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, बर्ड से। ये हो गया। उसके बाद हम जाएंगे कि जो फाइंड द इमेजेस ऑफ बी ऑब्जर्व बाय बर्ड इटसेल्फ। तो जितने भी इमेज बनेंगे बर्ड के, उसमें से कौन कौन सा इमेज बर्ड खुद देखेगा, और नेक्स्ट हमको निकालना है कि जो कौन कौन सा इमेज बर्ड का फिश देखेगा। तो पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, पहले थोड़ा सा जो है इसका ओवरऑल सिचुएशन बताता हूँ, उसके फिर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम बर्ड के इमेज का फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, मतलब बर्ड ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा ये बताया था कि हर रिफ्लेक्शन और हर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, और जब भी लाइट रे बाउंड्री पे फॉल करेगा सेपरेटिंग टू मीडिया, तो बताया पार्शियल रिफ्लेक्शन इज अ डेफिनेट फेनोमेना, और उसके ट्रांसमिशन का बात करते थे उसमें कि ट्रांसमिशन मे और मे नॉट हैपन। यहाँ पे जो हम इमेज के फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं, ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एट द प्लेन बाउंड्री, और दूसरा हम लोग बात करेंगे टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा। पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज के फॉर्मेशन को इग्नोर करने के लिए क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग मेनली जो बात करेंगे वो होगा ट्रांसमिशन की वजह से, और दूसरा टोटल रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन। वैसे इमेज का फॉर्मेशन पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से भी होगा, बट पार्शियल रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को भी हमको इग्नोर करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो उस इग्नोरिंग इमेज फॉर्म ड्यू टू पार्शियल रिफ्लेक्शन हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। उसके बाद फिर हमको देखना है कि जो भी इमेज बन रहा है उसके फील्ड ऑफ व्यू में मेरा बर्ड लाई करेगा या फिश लाई करेगा, क्योंकि जो भी फील्ड ऑफ व्यू में इमेज के लाई करेगा वही हमारा जो है उस पर्टिकुलर इमेज को व्यू कर सकता है। तो पहले अगर हम शुरुआत करें बर्ड से, रे निकालते हैं हर डायरेक्शन में, एक रे के पाथ को अगर हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा, तो पहला यहाँ पे हमारा बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हो गया तो लाइट रे यहाँ पे डेंसर मीडियम हो गया, इसके कंपैरिजन में इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो एक ट्रांसमिटेड रे हम लोग ये ले सकते हैं। दूसरा ले सकते हैं जो सीधा हमारा इस पे फॉल कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो गया, इधर की तरफ आ गया, और दोनों ट्रांसमिटेड एक दूसरे से दूर जाएगा। तो हम पीछे की तरफ इसको खींचेंगे और किस पॉइंट से निकलता हुआ नजर आएगा, इस पॉइंट से। तो ये हो गया बी डैश, जो हमारा इमेज हुआ बर्ड का पहला। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा बी डैश जो इमेज बना उसको कौन देख सकता है, फिश देख सकता है या बर्ड देख सकता है। तो हमारा पहले तो फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे बी डैश का। फील्ड ऑफ व्यू के केस में हमको पता है बी डैश से जितने भी ट्रांसमिटेड है वो एपियर टू क्या होगा, डाइवर्ज होगा। अभी मैं एक डायग्राम और रे यहां से और ले लेता हूं, इधर हो गया रे, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो कहां से आता हो जाएगा, बी डैश। अब अगर हम लोग बी डैश का फील्ड ऑफ व्यू देखें तो ये जो टू एक्सट्रीम ट्रांसमिटेड रे हम लोगों ने लिया, ये सब ट्रांसमिटेड रे है। इस ट्रांसमिटेड रे के बीच का जो रीजन होगा यहाँ पे, ये कहलाएगा हमारा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी डैश। इसका मतलब बी डैश के फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई कर रहा है, फिश लाई कर रहा है, इसलिए फिश देख सकता है बी डैश को, बर्ड किसी भी हालत में बी डैश को नहीं देख सकता। तो यहां से पहला चीज हो गया कि बर्ड डज नॉट लाई इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी डैश, सो बर्ड विल नॉट बी एबल टू व्यू इट्स इमेज बी डैश, जबकि फिश लाई कर रहा है हमारा बी डैश के फील्ड ऑफ व्यू में, इसलिए बी डैश को कौन देखेगा, तो फिश देखेगा। फिर सेकंड अब बात करेंगे, ये जो भी रे होगा ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर पे, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन अब सेकंड इमेज का फॉर्मेशन का बात करेंगे, और इस रिफ्लेक्शन के लिए बी डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम लोग जाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बार हमारा जो है ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। तो अब हमको बात करेंगे प्लेन मिरर के केस में। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर विल बी सेम, मतलब अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें तो उतने डिस्टेंस पे बी डैश का इमेज फॉर्म करेगा, मतलब नीचे की तरफ, मतलब यहां कहीं पे इमेज फॉर्म करेगा बी। अगर हम लोग इसको जो है डबल डैश ले लेते हैं, तो बी डबल डैश का अगर लेकर के चलेंगे तो पीछे की तरफ रिफ्लेक्टेड को लेकर के चलते हैं।
अब देखना पड़ेगा फिर से कि मेरा जो ये बी डबल डैश है इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई करता है। तो मान लो कि ये रे फर्दर जैसे यहां पे जाता, तो यहां पे जाने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं समझाने के लिए। तो ये रिफ्लेक्ट होगा इधर की तरफ, रिफ्लेक्ट होगा तो इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। अब ये रे यहां तक जाएगा। रे अपना पाथ कब जो है चेंज करेगा, जब हमारा फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो जब तक पाथ नहीं चेंज कर रहे हैं तब तक ही बी डबल डैश का फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू बी डबल डैश का बात करेंगे तो यहां से यहां तक का जो ये पूरा रीजन होगा, ये रीजन कहलाएगा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी डबल डैश। और बी डबल डैश अगर फील्ड ऑफ व्यू हो, बी डबल डैश के फील्ड ऑफ व्यू में कौन सा अप्लाई कर रहा है, फिश लाई कर रहा है, ना कि बर्ड। क्योंकि बर्ड का बात करेंगे तो यहां से रे फिर से हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट जैसे ही होगा तो हमारा बी डबल डैश पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस नहीं होगा उस रिफ्रैक्टेड रे का, उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब भी लाइट रे अपना पाथ चेंज करेगा तो उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस अगर चेंज हो गया, इसका सीधा सा मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बी डबल डैश का फील्ड ऑफ व्यू जो है यहां से स्टार्ट होकर के यहीं तक लाई करेगा। जैसे हम लोगों ने बी डैश का बात किया था तो उसका यहां से लाई करके यहां तक, क्योंकि यहां के बाद फिर हमारा लाइट का पाथ चेंज हो रहा था। तो फील्ड ऑफ व्यू बी डैश का हमारा हो गया इस जगह से इस जगह तक का। और जब हम बी डबल डैश का बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक रहेगा। तो उस केस में हमारा एफ जो हो गया, फिश लाइज इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी डबल डैश। तो बी डबल डैश को सिर्फ देखेगा फिश। इसका मतलब फिश जब ऊपर देखेगा तो उसको देखेगा बी डैश, और जब वो नीचे की तरफ देखेगा तो उसको दिखेगा बी डबल डैश। अब हम जाते हैं तीसरा, कि जो इस बार यहां पे बाउंड्री पे हमारा क्या होगा, फिर ट्रांसमिशन रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन हो गया तो इस ये जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेडिएट मीडियम, तो इस बार जो है रह गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी यहां से बात करेंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस केस में ये दोनों ट्रांसमिटेड एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे, इसको भी हम पीछे की तरफ खींचेंगे, और ये हो गया मेरा बी ट्रिपल डैश। तो इसके हिसाब से ये हो गया कि तीसरा इमेज जो हमारा बना बी ट्रिपल डैश। इसके बाद जो रे है ना तो कोई रिफ्लेक्शन करेगा ना कोई ट्रांसमिशन करेगा, मतलब दिस इज द लास्ट इमेज विच वुड बी फॉर्म। इसको हम लोग फाइनल इमेज बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में कभी ये दे रखा है कि फाइनल इमेज का पोजीशन निकालना, इसका मतलब हम उस इमेज के बारे में बात करें जो आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनता है, जिसके बाद फर्दर कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन फेनोमेना अकर नहीं होगा। तो इस केस में बी ट्रिपल डैश को हम क्या बोलेंगे, फाइनल इमेज ऑफ बर्ड। अच्छा, अब बी ट्रिपल डैश का जो फील्ड ऑफ व्यू स्टार्ट कहां से होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा बाउंड्री से, और ऊपर का पूरा रीजन हो गया। तो ये पूरा रीजन कहलाएगा हमारा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी ट्रिपल डैश। इसका मतलब हो गया कि जो बी ट्रिपल डैश के फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई कर रहा है, बर्ड लाई कर रहा है। मतलब बी ट्रिपल डैश को सिर्फ कौन देख सकता है, बर्ड देख सकता है। तो ये जो टोटल हमारे 3 इमेजेस बने, इन 3 इमेजेस में से बी डैश और बी डबल डैश को फिश देखेगा और बी ट्रिपल डैश को बर्ड देखेगा। तो बी ट्रिपल डैश को फिश नहीं देख सकता, सिर्फ बर्ड देखेगा। बी डैश और बी डबल डैश को फिश देख सकता है, बर्ड नहीं देख सकता। अब यहां से हम न्यूमेरिकल पार्ट पे जा सकते हैं क्वेश्चन के। यहां पे मैं बी डैश की जगह B1 लिखूंगा, बी डबल डैश की जगह B2 लिखूंगा, बी ट्रिपल डैश की जगह B3 लिखूंगा। ये 3 इमेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब सबसे पहले हम लोग इमेज किसका फॉर्मेशन बर्ड का जा रहे हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री की वजह से इमेज फॉर्मेशन का बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर लिखेंगे वो लिखेंगे इमेज ऑफ बी ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री। और उस इमेज का नाम हम देंगे दैट इज इमेज B1।
ठीक है। अब चूंकि रिफ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, पोजीशन, जो भी पोजीशन का बात करेंगे बाउंड्री से लेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं P1, ये हो गया हमारा P2। अब सबसे पहले फॉर्मूला जो यूज करेंगे V इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू U। अब यहां से पहला इमेज बात करें इसलिए V1 नाम दे देता हूं, N2 और N1 का बात करते हैं। N1 का मतलब हो गया मीडियम ऑफ इंसिडेंट जो होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो N1 की जगह पे 1 हो जाएगा, N2 की जगह पे म्यू हो गया U। U ऑब्जेक्ट पोजीशन बाउंड्री से लेंगे तो बाउंड्री से P1B कहलाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम N2 की जगह पे हो गया म्यू, N1 की जगह पे हो गया हमारा 1 और U की जगह पे हो गया हमारा P1B। तो ये हो गया म्यू और P1B का वैल्यू हो गया H के बराबर, तो ये हो गया म्यू H। अब म्यू H V1 का मतलब क्या हुआ, तो एक बात तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो सेम साइड ऑफ द बाउंड्री लाई करेगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो हम बात करें P1 से लेके B1 तक का जो डिस्टेंस लेंगे, जो उसको हम इमेज ले रहे हैं, उसका वैल्यू म्यू H के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट P1 B1 इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू H। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां पे ये हो गया हमारा B1 का पोजीशन और इस बाउंड्री से इसका डिस्टेंस का बात करेंगे तो हो गया म्यू H के बराबर। तो ये यहां पे शो कर लिया हमने V1 इक्वल्स टू म्यू H। अब यहां पे जाएंगे तो हमको दिस विल, ये हो गया हमारा बाउंड्री बना लेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चूंकि ये जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और टुवर्ड्स द नॉर्मल तो पहला जो हम रे का बात कर रहे हैं वो हो गया ये वाला R1 और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये अपीयर टू डाइवर्ज कहां से होगा, इमेज से, तो B1 की जगह से। तो ये हो गया हमारा ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमारा B1 फॉर्म किया। नाउ जो सेकंड होगा रिफ्लेक्शन ऑन द मिरर होगा, और इस रिफ्लेक्शन के लिए अगर बात करेंगे तो इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो है दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, मतलब B1 अब एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर, B किसी भी हालत में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनकमिंग रेज जो भी है वो कहां से डाइवर्ज हो रहा है, B1 से। इसलिए ये इनकमिंग रे जो हमारा बात करें, एक तो जो भी इनकमिंग रे होगा वो क्या होगा, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग है तो B1 एक्ट करेगा किस तरह का ऑब्जेक्ट की तरह, रियल या वर्चुअल। तो चूंकि हमारा इनकमिंग रे ऑन द प्लेन मिरर डाइवर्जिंग है, इसका मतलब उसका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो B1 विल एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन। तो अब हम जाएंगे इमेज किसका बनाना है, B1 का, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट इमेज ऑफ B1 ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, और इस इमेज का नाम दे देते हैं जो डायग्राम में मैं शो करूंगा, दैट इज B2। अब प्लेन मिरर के केस में हमको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मिरर विल बी सेम, मतलब P2 से लेकर के B1 तक का डिस्टेंस जो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस उतने दूरी पे होगा नीचे की तरफ, मतलब यहां कहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग यहां से ले सकते हैं ये बन गया हमारा B2। तो इमेज B2 का बात करेंगे, यहां से रे हमारा रिफ्लेक्ट होगा, जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अपीयर टू डाइवर्ज कहां से हो जाएगा, B2 से, मतलब ये रे हमारा गया इधर की तरफ। तो सेकंड जो है हम लोग इसको R2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग जो बात करेंगे वो हो गया कि P2B2 इक्वल्स टू P2B1, तो यहां से हो जाएगा P2B2 इक्वल्स टू P2B1। अब P2B1 का वैल्यू अगर हम लिखने जाएंगे तो हो गया मेरा P2P1 प्लस P1B1, तो ये हो गया P2P1 प्लस P1B1। P2P1 का वैल्यू जो हो गया वो H के बराबर हो गया, H प्लस P1B1 का वैल्यू अभी निकाला था म्यू H,
तो ये हो गया हमारा म्यू एच, और इससे अगर हम एच बाहर ले लेते हैं तो P2B2 इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो गया एच और यहां पे हो गया म्यू प्लस 1। तो ये हो गया म्यू प्लस 1 एच के डिस्टेंस पे लेकर के चलेंगे, बेटर मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं म्यू प्लस 1 इंटू एच। तो P2B2 का डिस्टेंस अगर लेते हैं तो यहां से हमने शो कर लिया कि ये जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है वो कितना हो गया, तो म्यू प्लस 1 इंटू एच के बराबर। अब रिफ्लेक्शन के बाद रह जाएगा हमारा, फिर बाउंड्री पे पहुंचा, मतलब नेक्स्ट हमारा होगा यहां से रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री। अब रिफ्रैक्शन ऑन द बाउंड्री के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन बिहेव करेगा, B2, तो B2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। फिर हम देखें कि ये जितने भी रे होते, जैसे ये अगर इस लाइन में आता तो ये रे इधर की तरफ जाता, तो ये फिर डाइवर्जिंग रेज है, मतलब B2 विल एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट। क्या रियल है या वर्चुअल वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये पता करना जरूरी होता है कि जो भी इमेज फॉर्म किया वो अगले रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के लिए बिहेव करेगा एज ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस रिफ्रैक्शन के लिए B2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे नेक्स्ट कि इमेज ऑफ B2 ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट वाटर एयर बाउंड्री। इस इमेज को नाम देंगे इस डायग्राम के अंदर, दैट इज इमेज B3। अब इसके लिए फॉर्मूला तो वही यूज करना है, V इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू U, क्योंकि रिफ्रैक्शन द प्लेन बाउंड्री की वजह से तो लेंगे, तो V इक्वल्स टू N2 बाय N1 इंटू U। इसको तो हम V3 नाम दे देंगे क्योंकि थर्ड इमेज का बात कर रहे हैं। ये हो गया V3 इक्वल्स टू, अब N2 पहले हम देखते हैं N2 अंदर, तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, तो इंसिडेंट रे का मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू, मतलब N1 के जगह पे तो हमारा हो गया म्यू, और N2 जो ट्रांसमिटेड रे का मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, तो N2 के जगह पे हो गया हमारा 1 और N1 के जगह पे हो गया म्यू, तो यहां पे हम लिख लेंगे 1, ये हो गया म्यू। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कौन बिहेव कर रहा है, B2, कहां से इसका पोजीशन लेते हैं, बाउंड्री से, तो जिस बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन का बात करें उस बाउंड्री से डिस्टेंस लेंगे, तो P1 से लेकर के B2 तक का डिस्टेंस कहलाएगा हमारा U, तो ये हो गया हमारा P1 B2। अब जहां पे P1 B2 का अगर बात करेंगे, वेयर P1 B2 इक्वल टू, अब P1 B2 अगर हमको निकालना तो हो जाएगा P1 P2 प्लस P2 B2, तो ये हो गया P1 P2 प्लस P2 B2। P1 P2 का वैल्यू हो गया H, P2 B2 का वैल्यू है हमारा म्यू प्लस 1H। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा म्यू प्लस 2 इंटू H, तो इससे हमारा हो गया दिस इज नथिंग बट म्यू प्लस 2 इंटू H। अब P1 B2 का वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, तो ये हो गया मेरा V3 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, और ये हो गया हमारा म्यू प्लस 2 इंटू H। इस म्यू को अगर हम इंसर्ट करते हैं इधर तो हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू H। अब V3 का मतलब होगा कि P1 से हम B2 का बात कर रहे हैं, मतलब बताया था कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड लाई करेगा, मतलब नीचे की तरफ होगा, कितने डिस्टेंस पे 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू H के डिस्टेंस पे, मतलब यहां कहीं पे हम ले सकते हैं इमेज B3, और इमेज B3 लिया तो जो भी ट्रांसमिटेड रे B3 से AP2 क्या होगा, डाइवर्ज होगा, तो ये रे इधर की तरफ गया होगा, और ये हो गया हमारा R3। इस रे के बाद मतलब पहला हमारा यहां पे हुआ रिफ्रैक्शन, फिर हुआ रिफ्लेक्शन, जो रिटर्न किया रे उसका फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, एंड आफ्टर दिस नो फर्दर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो B3 को हम क्या बोलेंगे, फाइनल इमेज। अच्छा, B3 का मतलब हो गया P1 B3, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि जो P1 B3 का जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं, P1 B3
दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू एच। तो ये हो गया हमारा P1 V3 का वैल्यू। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं वही कहलाया V3, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू एच के बराबर। तो ये हो गया हमारा P1 V3 वाला पार्ट। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं तो B3 को हम क्या बोलेंगे, B3 को बोलेंगे हम लोग फाइनल इमेज। तो ये हो गया फाइनल इमेज। तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड, सिर्फ अगर इतना लिखा हुआ है इसका मतलब विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। और फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या हुआ कि इमेज फॉर्म्ड आफ्टर ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, जिसका मतलब है कि वो इमेज जिसके बाद कोई फर्दर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, दैट इमेज विल बी कॉल्ड फाइनल इमेज। और क्वेश्चन में सिर्फ अगर ये नहीं दे रखा है कि एग्जैक्टली किसकी वजह से, अगर बोलता है कि इमेज फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री, तब तो हम B1 का बात करते हैं। अगर बोलता है इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द प्लेन मिरर, तब तो हम B2 का बात करते हैं। लेकिन अगर फिर से बोलता है कि जो इमेज फॉर्म ड्यू टू फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट बाउंड्री, सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन मिरर, थर्ड रिफ्रैक्शन अगेन एट द बाउंड्री, तो B3 का बात करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इमेज वर्ड यूज कर देता तो हम बात करते हैं किसका, फाइनल इमेज का, दैट इज B3 हमको निकालने का जरूरत होता है। तो ये हो गया हमारा वैल्यूज। अब हमारा जो क्वेश्चंस का शुरुआत होता है इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ बी फॉर्म। तो कितने इमेजेस फॉर्म किया हमारा, एक हो गया B1, B2 एंड B3। तो आंसर के तौर पे मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे अभी। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का हो गया उसमें ये हो गया कि अगर हम A लिखते हैं, A लिखा या 1 लिखा ये देख लो पहले, मेरे ख्याल से इसके अंदर 1। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड अगर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ B, तो वो हो गया हमारा कितना, 3। अच्छा, अब इस 3 में से हम देखेंगे कौन कौन सा बर्ड देखेगा, कौन कौन सा फिश। तो अभी बताया था कि जब हम लोग सबसे पहले आ रहे थे B1 के लिए, तो B1 का फील्ड ऑफ व्यू यहां से स्टार्ट किया था और यहां तक रहता। इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई कर रहा था, फिश। तो फिश देखता B1 को। फिर हम B2 के फील्ड ऑफ व्यू का बात कर रहे थे, तो यहां से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है ट्रांसमिशन, मतलब यहाँ पे रे का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब इसका फील्ड ऑफ व्यू B2 का अगर हम बात करते थे यहां से लेकर के यहां तक एक्सटेंडेड का बात करते हैं। और फिर हमारा जब B3 का बात करते हैं तो उसका फील्ड ऑफ व्यू यहां बाउंड्री से स्टार्ट होता है और आगे एयर में पूरा कंप्लीट लेकर के चलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो B1 और B2 के फील्ड ऑफ व्यू में फिश लाई कर रहा है और B3 के फील्ड ऑफ व्यू में बर्ड लाई कर रहा है, तो ओनली इमेज B3 विल बी ऑब्जर्व्ड बाय B1 एंड ओनली इमेजेस B1 एंड B2 विल बी ऑब्जर्व्ड बाय फिश। तो इसमें बोलेंगे पहला चीज कि ओनली images B1 and B2 will be observed by fish। और दूसरा यहां लिख लेंगे ओनली इमेज B3 will be observed by bird itself। इसका मतलब बर्ड जब नीचे की तरफ देखेगा तो उसको कौन सा इमेज दिखेगा, B3। जबकि फिश अगर ऊपर दिखेगा तो कौन सा इमेज दिखेगा, B1। और फिश अगर नीचे देखेगा तो इमेज कौन सा दिखेगा, तो वो दिखेगा B2। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है हमको कि जो फाइंड द इमेज ऑफ बी ऑब्जर्व बाय बर्ड इटसेल्फ। तो बर्ड कौन सा देख रहा है, B3। इसका मतलब हम B3 का पोजीशन कहां से निकालेंगे, B से। तो हम लोग लिख लेंगे कि B3B जो रिप्रेजेंट करेगा ये कहलाएगा पोजीशन ऑफ B3 रिलेटिव टू B।
तो अब हम B3B का वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो B3 से लेके यहां तक का बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे BP1, फिर लिखेंगे P1 B3। तो हम लोग लिखेंगे यहां से कि BP1 प्लस P1 B3। BP1 का वैल्यू कितना है H, और P1 B3 का जो वैल्यू है वो B3 के बराबर है, तो हो गया 1 प्लस 2 बाय म्यू इंटू ये हो गया H। तो इससे अगर हम देखें तो 2 प्लस 2 बाय म्यू इंटू H, मतलब हम 2 बाहर ले सकते हैं, 1 प्लस 1 बाय म्यू इंटू H। तो ये हो गया हमारा आंसर कि B3B का जो वैल्यू हमारा आ रहा है दैट इज 2 1 प्लस 1 बाय म्यू इंटू H। अब तीसरा पार्ट क्वेश्चन में पूछा है, तीसरा पार्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम लोगों को निकालना है फाइंड द इमेजेस ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय फिश। तो फिश हमारा B1 और B2 दो देखेगा, तो हमको निकालना है B1 का पोजीशन किसके रिलेटिव, फिश के रिलेटिव। तो हम लोग लिखेंगे B1F। अब B1F अगर हम लेंगे तो ये हो गया पोजीशन ऑफ B1 रिलेटिव टू F। तो पोजीशन ऑफ B1 रिलेटिव टू F। और अगर हम B2F का बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ B2 रिलेटिव टू F। तो पहले हम B1F पे निकालने जाते हैं, तो B1F का वैल्यू, तो हम F से देखेंगे B1 तक का डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे FP1 प्लस P1B1। तो FP1 प्लस P1B1, FP1 का वैल्यू कितना हो गया H/2, तो ये हो गया H/2 प्लस P1B1 वो B1 के बराबर है, तो ये हो गया म्यू इंटू H। तो इससे आ जाएगा म्यू प्लस अगर हम लोग लेते हैं तो 1/2 इंटू H। अब इसको देखें तो ये जो फिश है B1 ऊपर की तरफ है, मतलब इतने फिश जो देखेगा B1 को अपने पोजीशन से ऊपर की तरफ, तो हम लोग लिख लेंगे एबव F। जबकि पिछले केस में अगर बर्ड देखेंगे तो वो जो है बर्ड से नीचे की तरफ है B, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं बिलो B। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पर, दैट इज B2F। मतलब हमको B2 का पोजीशन निकालना है किससे, F से। तो B2F का लिखेंगे तो हम FP2 फिर P2B2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा FP2 प्लस P2B2। FP2 का वैल्यू कितना हो गया H/2। P2B2 का वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो हो गया म्यू प्लस 1 इंटू H। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू प्लस 3/2 इंटू H। और ये हमारा जो फिश से किधर है, नीचे की तरफ है, तो हम लिख लेंगे बिलो F। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्म में आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। अब इसी क्वेश्चन में जो है वेरिएशन देगा आपको कि हमको निकालना है कि फिश का जो है अगर हम इमेजेस का बात करें तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ फिश, और कितने इमेजेस फॉर्म के फिश का पहला वो चीज हो गया। और नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है कि उन इमेजेस में से कौन कौन सा इमेज फिश खुद देखेगा, कौन कौन सा इमेज बर्ड देखेगा। अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो हम लोग जा सकते हैं यहां पे, इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा जो है डिस्कशन के लिए, कि अगर क्वेश्चन में फिश का कितना इमेज फॉर्म कर रहा है ये क्वेश्चन में पूछ देता तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा SC वर्मा में, और उस क्वेश्चन में दोनों पार्ट पूछा है कि बर्ड का कितना इमेज फॉर्म करता है, फिश का कितना इमेज फॉर्म करता है। उस क्वेश्चन को बेसिकली मैंने जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन नंबर 41 को यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है। आपको जो है SC वर्मा के इस क्वेश्चन को जो है दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूं इस तरह से। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे देता, मान लो कि यहां पे हम लोगों ने ले लिया और ये दे रखा है हमको फिश, और यहां है हमारा बर्ड,
पहले फिश, अब मेरा फिश का इमेज का फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन का बात करेंगे, मतलब सीधा सा होगा कि रे जो निकालेंगे इससे निकालेंगे। अब पहले रे हर डायरेक्शन में निकलेगा, इधर भी और इधर भी। तो एक हम लेते हैं पहले यहाँ पे, इधर की तरफ जो रे जाएगा उसमें पहला रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो ये जाएगा अवे। और पहला इमेज फॉर्मेशन अगर हम फिश का बात करेंगे तो गया F1। अब इसका F1 का फील्ड ऑफ व्यू इस जगह से स्टार्ट होगा, यहां से ऊपर पूरा होगा। इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई करेगा, बर्ड लाई करेगा, तो F1 कौन देखेगा, बर्ड देखेगा। अब बात करेंगे कि जो रे नीचे की तरफ गया, तो पहला हमारा यहाँ रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर के ऊपर, और प्लेन मिरर के हिसाब से आएंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमारा सेम होगा। तो यहाँ कहीं पे इमेज फॉर्म करेगा F2, और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड इधर गया। अब इसका F2 का फील्ड ऑफ व्यू कहां से स्टार्ट होगा, इस जगह से। और चूंकि रिफ्रैक्शन लाइट रे यहां तक पहुंचेगा, यहां तक में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो यहां तक हमारा फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। इसके बाद तो रे हमारा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो हमारा जो है F2 का फील्ड ऑफ व्यू फिर नहीं रह जाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा जो F2 का होगा यहां से लेके यहां तक, मतलब इसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई करेगा, फिश, क्योंकि बर्ड जो है यहां से यहां तक के रेंज में तो बर्ड है नहीं। इसका मतलब है कि F2 को कौन देखेगा, फिश देखेगा। फिर जाकर के F2 एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट यहां से फर्दर रिफ्रैक्शन होगा, इधर गया तो थर्ड इमेज फॉर्म करेगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी फाइनल इमेज जो हम F3 का बात करेंगे। और F3 के फील्ड ऑफ व्यू में अब कौन लाई करती, इसका F3 का फील्ड ऑफ व्यू यहां से स्टार्ट होगा, एयर के पूरे रीजन में रहेगा। इसका मतलब उसके फील्ड ऑफ व्यू में कौन लाई करेगा, बर्ड लाई करेगा। तो हमारे पास तीन इमेज फॉर्म किया, F1, F2 एंड F3, जिसमें से F1 और F3 को तो देखेगा बर्ड, जबकि F2 को देखेगा फिश। मतलब फिश अगर मिरर के अंदर देखेगा तो उसको अपना इमेज F2 दिखाई देगा, जबकि बर्ड जो फिश का देखेगा इमेजेस वो होगा F1 और F3, दोनों बर्ड के नीचे लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना। अब अगले जो है हम लोग जाएंगे अगले टॉपिक पे, जो टॉपिक होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे एट द प्लेन बाउंड्री along the line normal to the boundary।